हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन सुपर 30 सीरीज की प्रैक्टिस से 12 देखेंगे। एंड जो भी मैंने अभी तक क्लास ली है प्रैक्टिस सीरीज की, उन सभी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ सकता है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो 1 - cos² थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तो यहाँ इसको लिखता हूँ 1 - cos² थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा। क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 + sin थीटा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1 + sin थीटा। यस और नो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का cos²थीटा। अगर आप लोगों को एक इक्वेशन पता है क्या, कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इस 1 की जगह आप ये वही वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, कि sin² थीटा प्लस cos²थीटा। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ कि sin² थीटा प्लस cos²थीटा प्लस क्या आ जाएगा, आगे वाला सेम आ जाएगा sin थीटा, और माइनस क्या आ जाएगा cos²थीटा। और डिवाइड में क्या चलता रहेगा अपने पास, 1 + sin थीटा। डिवाइड में क्या चलेगा, 1 + sin थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास, cos²थीटा से माइनस का cos² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है अपने पास sin थीटा, ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है sin थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर, 1 + sin थीटा। क्या बचेगा, 1 + sin थीटा। और नीचे क्या बचेगा अपने पास, 1 + sin थीटा। तो 1 + sin थीटा से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास रिजल्ट क्या बचा, sin थीटा ओनली 4। तो इसका आंसर क्या आया अपने पास, sin थीटा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमश से 15% की वृद्धि होती है, और जो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी होती है, 10% की कमी होती है। तो आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला होता है, एक तो पहला तरीके से करते हैं अपन फॉर्मूले से, कि a + b, एक बार कमी हो एक बार वृद्धि हो, प्लस a × b/100, ये होता है। तो ओवरऑल चेंज आ जाता है, कितना प्रतिशत का चेंज हुआ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हुई है। फिर कमी हो रहा है तो मैं माइनस का लगा दिया बी। और फिर -15 × 10/100, ये सोनो। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 5, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5। तो यहाँ से ओवरऑल कितना परसेंट आया, 5 में से अगर मैं 1.5 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 3.5%। 3.5% कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आएगा, ये वाला। दूसरा तरीके से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, देखो लंबाई में 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 15% की वृद्धि मतलब कितना होता है, 3/20। अगर उसकी लंबाई पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई, यहाँ से 23 वृद्धि कर दी। अब फिर उसकी 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। अगर चौड़ाई पहले 10 थी, अगर चौड़ाई कितनी थी पहले 10 थी, तो अब चौड़ाई कितनी हो गई, 9 हो गई, कमी हो गई। तो ये देखो ये लंबाई है, ये कितनी है चौड़ाई। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता था। तो आयत का क्षेत्रफल पहले कितना था, 200। अब कितना हो जाएगा, 23 23 इंटू में 9 करा तो यहाँ से कितना आएगा, 207। तो देखो यहाँ से कितने परसेंट का चेंज दिख रहा है आपको, 7 7 का चेंज दिख रहा है। किस पर, 200 पर। किस पर, 200 पर। और परसेंटेज के लिए 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, अगर मैं 7 में 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 3.5%। ठीक है। जिसको फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है वो फ्रैक्शन से भी कर लेगा और फॉर्मूले से भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो 16 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु का 137.5%, 15 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु के 60% के बराबर है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो व्यक्ति की जो वर्तमान एज है वो आप मान लो कि कितनी है, अक्स एज है। वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, अक्स ईयर। ठीक है। अब मैं बोलूंगी 16 वर्ष पहले, तो 16 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, अक्स माइनस 16। अक्स माइनस कितना हो जाएगा, 16। तो अक्स माइनस 16। और व्यक्ति के 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 वर्ष बाद। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर 16 वर्ष पहले का मैं कितना निकालू, 137.5 निकालू, 137.5% निकालू। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसका 60% कर देता हूं तो ये इसके बराबर हो जाता है, ऐसे बोल रहा है। इसके बराबर कर दिया मैंने। तो देखो एक जीरो से मैं ये हटा देता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट हटाता हूँ क्या लग जाएगा, जीरो। तो एक पॉइंट से यहाँ जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस जीरो से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 25 से कैंसिल आउट करता हूँ, देखो इसको 25 से कितना हो जाएगा, 4 टाइम, और ये 25 से कितना चला जाएगा, 55 टाइम। तो देखो इसको तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 55 × x कितना हो जाएगा अपने पास, 55x। या सोलो। तो 55 × 16 अपने पास कितना हो जाएगा, 880। कितना हो जाएगा, 880। अब देखो ये
4 उधर जाके 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 24, और 24 को x से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास 24x। तो 24 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 360। अब देखो x वाली टर्म अपन को एक साइड कर लेते हैं, तो 55 में से अगर 24 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 31x। और 880 में 360 ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 1240। और 31 से अगर इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना टाइम चला जाएगा, 40 टाइम चला जाएगा। कितना टाइम चला जाएगा 40 टाइम। तो अक्स बराबर कितना आएगा 14 ईयर्स। वो आदमी की जो वर्तमान एज है वो कितनी है अपने पास 40 वर्ष। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो, थिएटर क्लब प्रत्येक 28 दिन स्कूल के सभागार में बैठक करता है, और कविता पर जो क्लब है वो प्रत्येक 20 दिन में समान स्थान पर बैठक करती है। तो अगले दोनों दल आज सभागार में हैं, तो उन्होंने अगले कितने दिन में सभा साझा करना होगा। ठीक है, तो मैं से बोलूं कि क्लब की जो बैठक है, जो क्लब की बैठक है ना, वो कब कितने दिन की है 28 दिन की है। कितने दिन है 28 दिन प्रत्येक। एंड जो कविता की जो क्लब की बैठक है वो कितने दिन की है, कविता क्लब की जो बैठक है वो कितने दिन की है 20 दिन की है। तो देखो, ये अगर उनको नेक्स्ट अगले दिन लेना है तो उनको आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 28 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 28 और 20 का एलसीएम कितना होता है 140 दिन। तो 140 दिन के बाद हम क्या करेंगे, दोनों वापस सभागार में साझा करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, 120 जो मिलीलीटर के मिश्रण में, जिसमें एल्कोहल और जो वाटर का रेशियो दे रखा है, आपको दे रखा है 5:1। इसमें जो टोटल मिश्रण है वो कितना दे रखा है 1200 मिलीलीटर। तो मुझे ऐसे बता दो, रेशियो में टोटल कितना है अपने पास 6। रेशियो में टोटल कितना है 6। अगर मुझे एल्कोहल की वैल्यू चाहिए तो मैं किससे गुणा कर दूंगा 5 से। तो कितना होगा देखो 6 दूनी 12। तो एल्कोहल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 मिलीलीटर। तो वाटर 1200 में से अगर 1000 एल्कोहल है तो वाटर कितना बचा अपने पास 200। अब क्या बोल रहा है इसमें कि अगर इसमें 300 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो पानी कौन सा है, तो अगर इसमें 300 लीटर पानी मिला दिया हूं तो अब रेशियो बताओ कितना होगा। देखो, एल्कोहल तो समान रहेगा ना, 1000 का 1000 रहेगा, और जो वाटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने 500। अब इसका रेशियो लेना है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, 5 से एक टाइम चला जाएगा, और 5 से कितना चला जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से जो वाटर और एल्कोहल का रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास 2:1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो, क्या बोला गया है 6 में, किसी शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में 2016 से 2017 में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 50% और 20%। 50% वृद्धि किस में, पुरुष में, और 20% की वृद्धि किस में, महिला में। वर्ष 2016 में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से कितने अधिक है, 40% अधिक है। तो ऐसे बोल रहा है कि 2017 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो अपन ऐसे बोला कि 2016 की बात करें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल और यहाँ पे लिखता हूँ वुमेन। अब बोला महिलाओं की जनसंख्या से कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है। तो मैं बोलूँ कि महिलाओं की जनसंख्या आप 100 मान लो, और इसमें कितना परसेंट अधिक है 40, तो ये कितना हो जाएगा 140। अगर मुझे ये रेशियो भी पता है तो इसको रेशियो ले लूंगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 14:10। मैं इतना ही इसको कैंसिल आउट करूंगा, क्योंकि आगे अगर इसको 50% बढ़ाना है ना, तो अपन अगर इसको और सोल्व कर देंगे तो फिर वो पॉइंटों में जाएगा, तो फिर आगे अपन पॉइंटों में सोल्व करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए अपन इसको यहीं तक रखते हैं। अब 2017 की बात बताता हूं मैं। 2017 में क्या बोला है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन और यहाँ पे लिखता हूँ वुमेन। अब बोला मेन में तो कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50% की। अगर इस 14 में 50% की वृद्धि करूं तो 14 तो होगा ही होगा। अगर इस 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होता है 1/2। अगर इस 14 का 1/2 भी जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 50% वृद्धि होकर आ जाएगा 2017 में। वुमेन में क्या होगा 10 तो होगा ही होगा। साथ में क्या होगा, इसका 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो 10 का मैं 1/5 कर दूंगा तो वो जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा बढ़ी हुई आ जाएगी। तो यहां से तो देखो कितना आ जाएगा, देखो 14 और ये कितना हो जाएगा 7। तो 14 + 7 कितना हो जाएगा अपने पास 21। और ये कितना हो जाएगा 5 × 10, ये कितना हो जाएगा 12। अब 2016 की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बता रहा हूँ 2017 की। तो 2016 में टोटल जनसंख्या कितनी थी अपने पास 24। कितनी थी अपने पास 24। और 2017 में बता दो कितनी वृद्धि हो गई दोनों में, ये कितना हो गया 33। तो आप पूछा कि ओवरऑल कितने प्रतिशत बढ़ी, तो यहाँ से बताओ कितना हो गया बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है यहाँ पर 9 बढ़ रही है, और किस में बढ़ रही है 24 में बढ़ रही है। और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा 100। देखो 3 से कट रहा है ना, 3×3 = 9 और 3×24। 1/8 होता है 12.5। तो इससे 3 से गुणा करूंगा तो अपने पास कितना आएगा 37.5%। तो ओवरऑल कितने परसेंट मिलेगी अपने पास 37.5%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो एक धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है, और जो समान अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको दे रखा है 1600। तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है अपने पास, सीआई और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर कितना मिल रहा है, 32। कितना मिल रहा है, 32। देखो अगर मुझे एक ये 2 वर्ष का साधन ब्याज कितना है अपने पास, 2 वर्ष का साधन ब्याज कितना है, ये है 1600। तो अगर आप एक ईयर का प्रिंसिपल चाहिए तो इसमें जो साधन ब्याज का आधा कर देंगे तो अपने पास एक ईयर का प्रिंसिपल आ जाएगा 800 रुपए। तो अपन को रेट चाहिए तो रेट कितनी निकालूंगे, तो 32/800 और परसेंटेज के लिए मैं 100 लगाऊंगा, तो यहाँ से मुझे रेट पता चल जाएगी कितनी, 832। कितना पता चल जाएगी, 4% की रेट पता चल जाएगी। अब अगर मेरे को प्रिंसिपल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो अपने पास क्या होता है, 1600 क्या है, 2 ईयर्स का साधारण ब्याज है, और 100, और यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या, रेट अपनी निकाल ली 4%, और टाइम कितना है 2 ईयर्स, क्योंकि ये 2 ईयर्स का ब्याज है ना, तो यहाँ से देखो 8 दूनी 16, तो अपने पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 20,000। अब देखो 20,000 आ जाएगा ना, यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000। अब यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज और सीआई ब्याज चाहिए आपको 3 ईयर्स का, तो देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, देखो 20,000 पर मैं से बोलूं, 20,000 पर आपको 4% की दर से ब्याज लगाना है पहले ईयर में, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना, तो कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। सेकंड ईयर पर भी प्रिंसिपल पर तो 4% का ब्याज लगेगा, कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। साथ में फर्स्ट ईयर पर जो ब्याज मिला 800, इस पर अगर 4% की दर से आप ब्याज लगाओगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 32। कितना मिलेगा, 32, यस और नो। अब देखो थर्ड ईयर पर जो प्रिंसिपल पर लग जाएगा 4% दर से, तो साथ में फर्स्ट ईयर पर लगेगा 800 पर 4% की दर से, तो कितना मिलेगा, 32। फिर इस 800 पर लगेगा 4% की दर से, तो कितना मिलेगा, 32, और फिर इस 32 पर मिलेगा तो अपने पास कितना मिलेगा, 1.28। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस बचे, तो जो ये संख्या दिखती है ना, फर्स्ट के अलावा इन इन सब के अलावा जो संख्या बचती है वो चीज क्या होती है, सीआई और एसआई का डिफरेंस ही होता है। तो यहाँ इनको सबको जोड़ दो, देखो 32 प्लस 32 प्लस 32 और प्लस 1.28, तो 32 की 96 और 197 कितना हो गया, 97.28 रुपए। तो ये क्या आ गया, 3 ईयर का साधन ब्याज और ऐसा ही साधन ब्याज और सीआई का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 3 ईयर्स का। आई होप समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो बैक करके देखेगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 का बोला है कि देखो 2 वर्ष के लिए बोला है, और 15% वर्ष वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा, तो मूल राशि बताओ। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि ये डी क्या होता है, ये सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, तो अपन इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, डिफरेंस डी, सीआई और एसआई का। तो 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर टी, और टी क्या होता है यहाँ पर, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस तो कितना दे रखा अपन को, 450। डिफरेंस कितना दे रखा, 450। प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट कितनी दे रखी है अपन को, 15, और इसकी अगर पावर 2 है तो इसकी पावर मैंने क्या कर दी, 2 कर दी, ऐसे खोल के रख दी। तो क्या हो गया, देखो 15 × 45 हो गया, 30, 30 बार गया, और 30 से कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा। तो अगर पी की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20,000। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या बोला गया, देखो माधव ने एक क्रेडिट यूनियन से 36,000 रुपए प्राप्त किए, और प्रत्येक वर्ष वह 12.5 की दर से उधार लेता है, तो 2.5 वर्ष के बाद उसका कुल कितना धन चुकाना पड़ेगा, मतलब क्या बताना है आप लोगों को, अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बताने के लिए क्या होता है, देखो प्रिंसिपल का जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा क्या होता है, 100। तो प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 36,000। प्रिंसिपल कितना है, 36,000। रेट कितना अपने पास, 12.5, 12.5, और टाइम कितना है, 2.5 वर्ष। और डिवाइड में क्या लग जाएंगे अपने, 100। देखो एक बिंदु से यहाँ से ये जीरो हट जाएगा, और इस जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो हट जाएगा। तो 125 घंटे कितना होता है, 1000 होता है। 125 घंटे कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, और अगर इस जीरो से मैं ये जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, और ये कितना चला जाएगा, 450 टाइम। कितना चला जाएगा, 450 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 450 मल्टीप्लाई कितना करूंगा 25 से, तो अपने पास कितना आएगा, 11,250। क्या आ जाएगा, 11,250। तो अमाउंट क्या होता है अपने पास, प्रिंसिपल में अगर ऐसा ही जोड़ देते हैं तो अपने पास क्या आता है, अमाउंट मिलता है। तो प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 36,000। प्रिंसिपल कितना है, 36,000, और ऐसा ही कितना है अपने पास, 11,250। अगर इसको जोड़ते हैं अपने पास कितना आएगा, 47,250 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अमाउंट का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, देखो 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छे से समझना। एक टावर की ऊंचाई 120 मीटर दे रखी है, यदि एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण अपन को दे रखा है 75 डिग्री, तो बी के जमीन के स्तर पर टावर के आधार से बी की दूरी मीटर में बताओ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक टावर दे रखा है जिसकी लेंथ अपन को दे रखा है 120 मीटर। इसको इसको लेंथ सी और इसको पॉइंट दे देता हूँ ए।
अब बोल रहा है बिंदु बी है यहाँ पर, एक बिंदु बी है यहाँ पर, और इससे उस शीर्ष से, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण अपने को डिग्री कितना मिल रहा है, 75 डिग्री मिल रहा है। तो मुझे इसे बता दो ये कितना है, 9 डिग्री, ये कितना है 75 डिग्री, तो ये बचा कितना डिग्री अपने पास, 15 डिग्री। ये सुनो, अब इसकी लेंथ में बोले तो इसकी लेंथ कितनी है अपने पास, अक्स मान लो, क्योंकि ये लेंथ अपने को बतानी है टावर से, जो टावर के बिंदु से ये बी की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे बता दो कि टेन 45 डिग्री, 10 75 डिग्री, ठीक है। ये 10 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन ए बी, AC अपॉन ए बी हो जाएगा ना। तो ए बी की लेंथ निकालनी है मुझे, ए बी की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, AC अपॉन 10 75। ऐसा देखो 1/10 क्या होता है, 1/10 थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। ये सुनो, तो ये 1/10 हो गया ना, तो 1/10 क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो AC इंटू 10, सॉरी कोट, कोट 75 डिग्री। ये सुनो, अब देखो कोट को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर कोट को क्या लिखोगे, ए बी बराबर AC, यहाँ पर कोट को क्या लिखोगे, कोट 90 - 15 डिग्री, ये लिख सकते हो ना। तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 120। तो 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 - 15 डिग्री। अब अपन को क्या चाहिए, 10 - 15 की वैल्यू तो चाहिए। जब 10 - 15 की वैल्यू आती है अपन क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अपन पहले 10 - 15 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 10 - 15 की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10 - 15 डिग्री को आप मान लो अक्स है, 10 - 15 डिग्री की वैल्यू क्या मान लो आप, अक्स मान लो। तो यहाँ से मुझे ये बता दो कि 2 tan A का फॉर्मूला क्या होता है, टेन 2A का फॉर्मूला क्या होता है, कि ये होता है कि 2 tan A, क्या होता है 2 tan A, और ये क्या होता है 1 - tan² A। यहाँ पर अगर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 15 डिग्री है, तो यहाँ पर रखूंगा 10 30 डिग्री। 2 tan A, 10A होता है ये पूरा है, तो इसकी जगह पे मैं रख दूंगा, मैं एक्स रख दूंगा। तो 2 tan x, कितना रख दूंगा, अक्स। 10x नहीं रखूंगा, क्या क्या रखूंगा, अक्स। क्योंकि 10A, की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री। तो यहाँ पर 10A बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, अक्स। तो 2x और 1 माइनस कितना हो जाएगा, अक्स स्क्वायर। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, कितनी होती है 1/√3। ये कितना हो गया 2x, 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस अक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू जाएगी, 1 माइनस अक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 2√3x। ऐसा नो, अब यहाँ से अपनी इक्वेशन बन जाती है, क्या बन जाती है, देखो अक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगी 2√3x, और क्या बन जाएगी -1 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण दिख रही है ना, तो द्विघात समीकरण रूट निकालने के लिए अपन के पास क्या निकालता है, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, श्रीधराचार्य वाला, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर B² माइनस का 4AC, और डिवाइड करूंगा मैं 2AC। देखो यहाँ पर बी तो ये हो जाएगा, ठीक है, और सी ये हो जाएगा, और ए ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेना प्लस वाला, तो देखो माइनस का बी कौन सा है, 2√3, प्लस ले लिया मैंने। B² करूंगा, तो अगर मैं 2√3 का स्क्वायर करूंगा, तो देखो 2 का कितना हो जाएगा 4, और √3 का कितना करूंगा 3, तो कितना हो गया, देखो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, -4, ए का मान कितना है यहाँ पर 1, और सी का मान कितना है -1। ये सोल्व, और डिवाइड करूंगा मैं 2 × 1 से। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं अपन, देखो -2√3, ये अक्स की वैल्यू निकलती है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकलती है, अक्स की वैल्यू, ठीक है, ये अक्स की वैल्यू के बराबर चल रहा है। तो -2√3 प्लस, तो यहाँ पर देखो मुझे 12, और ये कितना हो गया, देखो प्लस का 4, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 2। अगर यहाँ पर ये 16 तो रूट का अपन को पता है किस किसका होता है, 16 रूट 4 का होता है, तो यहाँ से 4 करूंगा अपॉन 2 कर दूंगा। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, तो अगर ये 2 से कट जाऊंगा, तो यहाँ से देखो ये 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा। तो देखो 2 - √3 आ जाएगा ना, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√-3। तो 10 - 15 को अपन ने क्या माना था, अक्स ही तो माना था। तो यहाँ से जो ए बी की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 120, और 10 - 15 की जगह अपने अक्स रखते हैं, तो अक्स की वैल्यू क्या निकाली 2 - √3 मीटर। तो जो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई, 120 माइनस 2, 120 2 - √3, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। और अब देखो, अब अपन कितने भी ट्रिक पढ़ ले, लेकिन जब तक अपन को बेसिक नहीं आएगा, अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो बेसिक जरूरी है। तो आप ऐसे वीडियो को जरूर देखें, और नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है, एक आदमी अपने बेटे के आयु के 10 वर्ष बाद के आयु के बराबर था। तो 10 वर्ष बाद आदमी अपने बेटे की आयु की 15 वर्ष आयु से कितना है, 11 वर्ष गुना है, तो आदमी की वर्तमान आयु बताओ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। तो आदमी की जो वर्तमान एज है, आप लोग मान लो कितनी है, यहाँ पर अक्स है, और जो बेटे की वर्तमान एज है, बेटे की जो वर्तमान एज है यहाँ पर आप मान लो कितनी है, वाई है।
तो 15 वर्ष पूर्व की बात करें ना आदमी की, तो यहाँ से कितना हो गया, 15 वर्ष पूर्व की बात बताऊं यहाँ से, 15 वर्ष पूर्व, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 15 यस हो जाएगी, यस हो। अगर 10 वर्ष बाद की बात करूं यहाँ पर, 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x+10। अगर इसकी 15 वर्ष पूर्व की बात करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, y-15, और 10 वर्ष बाद की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, y+10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, 15 वर्ष पहले कितनी थी आदमी की आयु, x-15, x-15, वो बेटे की 10 वर्ष वाई, 10 वर्ष आयु के बाद कौन सी आयु थी बेटे की, ये थी, तो उसके बराबर हो जाएगा, y+10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से तो अपन को एक क्वेश्चन प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, अपने ऐसे बोलेंगे कि x-y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 15 इधर जाके हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 25। तो एक इक्वेशन प्राप्त होगी ना यहाँ से। दूसरे अपन देखते हैं कि 10 वर्ष बाद आदमी की आयु, तो 10 वर्ष बाद आदमी की आयु कौन सी है, ये है, कौन सी है, ये x+10, x+10, फिर किसके बराबर हो जाएगी, 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व बेटे की आयु ये है, y-15, इसकी 11 गुना है। अगर ये पहले से ही 11 गुना है, तो अगर इसको बराबर करना है तो उसके बेटे को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 11 से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन को एक इक्वेशन और प्राप्त हो जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगी, देखो x+10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 11y, और माइनस का 15 × 11 कितना हो जाएगा अपने पास, 165। देखो यहाँ से x-11y निकालता हूं मैं, क्या निकालता हूँ, x-11y, तो देखो माइनस का 10 उधर जाके एड होगा तो कितना हो गया, माइनस का 175। दो इक्वेशन आ गई, और दो वेरिएबल है, तो इनको घटा के अपन क्या निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसे बता दो कि देखो अपन को दे रखा है x-11y इक्वल टू दे रखा है 175, और ये दे रखा है x-y इक्वल टू दे रखा है अपने पास 25। अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 11y में से प्लस का y गया तो कितना बचेगा अपने पास, 10y, और ये माइनस का 175 और माइनस का 25 कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का, ये माइनस का बचेगा, ठीक है, और ये कितना बचेगा, माइनस का 200। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू मतलब बेटे की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 20 हर्ट्ज। तो बेटे की आयु नहीं पूछा, क्या किसके पूछा है, आदमी की वर्तमान आयु। तो आदमी की वर्तमान आयु बताने के लिए अपन बोलेंगे x-y इक्वल टू, अपन पहला समीकरण ये था, तो इसमें y की वैल्यू रख दूंगा मैं, तो 20 रखूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 45 ईयर्स। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 45 ईयर। तो आदमी की वर्तमान आयु अपने x ही तो मानी थी, तो कितना आ रहा है, 45 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है अपन, क्वेश्चन नंबर 12 पर है। देखो अब ये क्वेश्चन सेम आ गया, अब इसमें क्या ट्रिक लगाओ, इसमें आपको लोगों को पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें क्या कर दिया, इसमें एवरेज और एलजेब्रा को मिक्स कर दिया। अगर आप लोगों को बेसिक फॉर्मूले पता है तो आप इसको इजीली कर लोगे, नहीं देखने में क्या लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन करने में क्या है, इजी है। देखो मुझे इसे बताओ कि एन संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है आप लोगों को पास, कितना दे रखा है, m3। एन संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, m3, तो इनका सम कितना हो जाएगा। अब सम क्या होता है, एवरेज इंटू जितने नंबर दिए होते हैं, तो एवरेज ये है, जितने नंबर कितने दिए हुए एन, तो इनसे गुणा कर दूंगा तो एन m3 हो जाएगा, ये सुन। फिर ऐसे बताओ कि एम संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है n3, तो इनका सम कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, n3m, ये सुनो। अब बोला सभी संख्याओं का औसत का 3 गुना बताना है, पहले सभी संख्याओं का औसत तो निकालो, फिर 3 गुना भी कर देंगे। तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, सबसे पहले सभी संख्याओं का सम करूंगा मैं, सम करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो nm3 प्लस n3m, ये सुनो। और फिर किससे डिवाइड करता हूँ, जितने टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर कितने हैं, n और m, तो n और m से गुणा कर दिया। अब मेरे को क्या बताना है, औसत का 3 गुना बताना, तो इस औसत का मैं 3 गुना कर दूंगा, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो n कॉमन आ रहा है, यहाँ पर m कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर भी n और m कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 तो मैंने आगे रख दिया, nm कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, m और n कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर n तो कॉमन आ गया, एक m बाहर और आ गया, कितना बचेगा यहाँ पर m²। देखो यहाँ पर n और m बाहर आ गया, तो यहाँ पर m तो हट जाएगा, और यहाँ पर एक और n हट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का n²। और डिवाइड में क्या चलेगा अपने पास, n प्लस m। तो ये कौन सा संख्या में दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3mn m² प्लस n² और m प्लस n, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये अपने पास क्या बचेगा, x² तो वन रूट में क्या है 128, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 162। अब देखो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो 128 को क्या लिख सकते हो आप, 128 को क्या लिख सकते हो बताओ, 128 को लिखेंगे अपन 64 × 2, यस और नो।
एक परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लेंगे और 162 को क्या लिखेंगे अपन, 81 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब अपन को पता है कि 64 होता है वो किसका रूट होता है, 8 का, और ये रूट में 2 लिख देंगे। फिर 81 किसका रूट होता है, 9 का, और इसके में रूट को 2 लिख देंगे। देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा अपने पास, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 8 हो गया, 9 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 144। तो यहाँ से अपन अक्स की वैल्यू चाहिए, अक्स की वैल्यू करेंगे तो इसका रूट लग जाएगा, और 144 का रूट कितना होता है अपने पास, 12। तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो पीवाईपी बेस नहीं, इसमें अच्छे क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को अलग कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ये अच्छे क्वेश्चन खुद से कर लेते हो तो एग्जाम में कितना भी हार्ड आएगा आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, देखो ABC ने इन्वेस्टमेंट किया और उनका रेशियो दे रखा अपने को 5:6:8। फिर क्या बोला गया, 4 महीने के बाद बी आ जाता है, उसने 38,000 रुपए के साथ उन्हें सम्मिलित हो गया और वर्ष के अंत में लाभ बांटा गया। तो डी ने लाभ का हिस्सा प्राप्त किया 1/7। तो सी का निवेश किया गया राशि बताना है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जो प्रॉफिट का रेशियो वो किस में बढ़ता है, प्रॉफिट का रेशियो किस में बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है। मुझे ऐसे बता दो कि देखो 4 लोग हैं, एक तो ए है, बी है, सी है एंड डी है। इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो मुझे पता है, ये 5 करता है, बी कितना करता है, 6 करता है, सी कितना करता है, 8 करता है। लेकिन डी का नहीं पता कि डी का इन्वेस्टमेंट कितना करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये डी कितना करता है, डी करता है। डी इन्वेस्टमेंट कितना करता है, डी करता है। ये सुनो, रेशियो नहीं पता, रियल वैल्यू तो पता है लेकिन रेशियो नहीं पता, तो रेशियो निकालने में तो इसने डी किया। तो देखो ये 8 4 महीने बाद करता है, बाकी ये तो 12 एक केस में ये भी 12 महीने करते हैं, ये भी 12 महीने करता है, ये भी 12 महीने करता है, लेकिन ये कितना महीने करता है, 8 महीने करता है। तो देखो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, प्रॉफिट का रेशियो बता दो, A B C and D का। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इसका प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 60। इसका कितना होगा देखो 72 सॉरी 72, ये कितना हो गया, 12 × 96, और ये कितना हो जाएगा 8D। ये अपने चारों का क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट का रेशियो। अगर मैं ऐसे बोलूं इसमें डी का हिस्सा बताओ, डी का हिस्सा कितना है, तो डी का हिस्सा कितना है, 8D टोटल में से। और टोटल कितना है देखो, 60 प्लस 72 प्लस 96 प्लस 8D। इसमें क्या हो गया देखो, टोटल प्रॉफिट में से डी का प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, इतना है। लेकिन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग डी का हिस्सा कितना है, 1/7। अगर ये निकलेगा तो अपने पास डी का हिस्सा कितना आ जाएगा, देखो 8D/60 प्लस 72 प्लस 96 प्लस 8D। ये डी का हिस्सा निकल गया। तो डी का हिस्सा कितना निकल गया अपने पास, 1/7। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो वज्र गुणा करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया देखो 56D, और ये कितना होगा 60 प्लस 72 प्लस 96। ये अपने पास कितना आएगा 228, और ये अपने पास कितना बचेगा 8D। ठीक है, अगर इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास ये कितना बचेगा 48D। कितना बचेगा 48D इक्वल टू कितना हो गया 228, और 48 में डी का भाग देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा 4.75। तो डी की वैल्यू पता लग गई ना। अगर डी की वैल्यू पता चल लग गई यहाँ पर, तो मुझे इसे बता दो कि देखो A B C and D। ए का इन्वेस्टमेंट 5 है, बी का कितना है 6, सी का कितना है 8, और डी का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है कितना आ गया अपने पास 4.75। तो बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो में तो कितना है और रियल में कितना है 38,000। तो देखो 38,000 किसकी वैल्यू है, 38,000 किसकी वैल्यू है 4.75 की। और पूछा किसकी है, सी के इन्वेस्टमेंट की, मतलब किसकी वैल्यू 8 की वैल्यू। तो 8 की गुणा कर दूंगा, देखो यहाँ से 2 पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर ऊपर जाके क्या लग जाएगा 00। अगर मेरे को इसको 25 से कैंसिल आउट करता हूँ तो देखो 25 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये कितना हो जाएगा 19 बार, और ये कितना हो जाएगा 25 से 4 टाइम, कितना हो जाएगा 4 टाइम, 19 से कितना हो गया 2 टाइम। तो कितना हो गया देखो 8 16 और 16 चौक 64। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 64,000 रुपए। सी की वैल्यू कितनी आ गई 64,000 रुपए। अब बताओ इसमें कौन सी ट्रिक लगाओ कि आपने क्या किया, ये पता होता है बेसिक फॉर्मूला कि प्रॉफिट का रेशियो किसमें होता है, इन्वेस्टमेंट इन टाइम। मैंने इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया और डी का रेशियो मैंने डी मान लिया, और इजीली इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया एक्यूरेसी के साथ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो एक दुकानदार के पास 60 किग्रा चाय है जिसका एक हिस्सा 5% की हानि पर और शेष हिस्सा क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है मतलब जैसे 5 रुपए की वस्तु थी तो उसको 5 रुपए वस्तु में ही बेच रहा है, तो उस पर क्या प्रॉफिट और क्या हानि हुई, कुछ नहीं हो रहा। न तो प्रॉफिट हो रहा है न क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हो रहा है, जीरो प्रॉफिट, मतलब न तो लॉस हो रहा है उसको, नहीं क्या हो रही है, हानि हो रही है। इस व्यवसाय में उसे 3% की हानि होती है, तो उसके द्वारा क्रय मूल्य पर बेची गई जो मात्रा है वो संख्या निकालना है।
देखो इसको दो दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो बेसिक से कैसे सोचोगे और फिर एलिगेशन से कैसे करोगे। तो मैं ऐसे बोलूंगी हानि की, जो हानि पर बेची गई मात्रा पूछा है ना, तो मैं बोल देता हूँ कि हानि पर बेची गई कुल मात्रा। आप मान लो कितनी, मान लो अक्स मान लो, कितनी मान लो अक्स मान लो। अगर हानि पर बेची गई जो कितनी हानि हो रही है, अगर मैं अक्स पर 5% निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हानि आएगा। कितना आएगा, हानि आएगा। हानि आएगा ना। तो टोटल हानि कितनी है यहाँ पर, 3% है। इसका मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न तो प्रॉफिट हो रहा है, न कोई क्या हो रहा है, न लॉस हो रहा है, तो इस पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और टोटल कितना है अपने पास, 60। और ओवरऑल हानि कितनी हो रही है, 3%। ये भी टोटल हानि है और यहाँ पर भी टोटल हानि हो रही है। इन दोनों को क्या कर सकता हूँ मैं, बराबर कर सकता हूँ। कर सकता हूँ ना बराबर। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 से कितना हो गया, 12 बार। 5 से कितना हो गया, 12 बार। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36 की ग्राम। कितनी आ गई, 36 की ग्राम। तो क्या पूछा है कि क्रय मूल्य पर बेची गई मात्रा बताना है। ये तो क्या निकली, हानि वाली। तो टोटल में से अगर अपन ये हानि वाली निकाल लेंगे तो बचेगी कौन सी, क्रय मूल्य वाली तो बचेगी। तो 24 की ग्राम वाली क्या बचेगी, क्रय मूल्य वाली। ये तो है बेसिक तरीका। दूसरा तरीका एग्जाम में कैसे करना है, मैं मान लूं कि पहली वस्तु है और ये सेकंड वस्तु। पहली वस्तु पर कितना परसेंट का हानि हो रही है, 5% की। और दूसरी वस्तु है, इस पर कितने परसेंट की हानि या प्रॉफिट हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ इस पर तो कुछ हानि भी नहीं हो रही, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। ओवरऑल कितनी हानि हो रही है, 3। तो देखो यहाँ से तो कितना आ जाएगा अपने पास, रेशियो 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। तो देखो ये पहली वस्तु पर और ये टोटल आ जाएगा अपने। टोटल की ग्राह इसमें बांट दिया। तो टोटल की ग्राह कितना है अपने पास, 60। और रेशियो में टोटल कितना है, 5। और किसकी वैल्यू चाहिए, अपन 2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 से कितना चल जाएगा, 12 बार। 12 से कितना होगा, 24 की ग्राह। तो जो कॉस्ट प्राइस वाला रेशियो कौन सा है, यही तो है कॉस्ट प्राइस वाला, सीपी तो यही था ना। तो ये कॉस्ट प्राइस रेशियो कितना आ गया, 24 की ग्राह। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीके से सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो एक मिसलिनियस क्वेश्चन में आते हैं ये, कि एक बंदर को 46 मीटर की ऊंचाई के एक पोल पर चढ़ना है। यह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है और दूसरे मिनट में क्या हो जाता है, 4 मीटर नीचे गिर जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि बंदर शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। कितने समय में बंदर पोल पर चढ़ जाएगा। तो आप लोग ऐसे बोलो, मेरे बोलो कि ये पोल है, कितने मीटर का है, 46 मीटर का है। ये पोल टोटल कितना है, 46 मीटर का है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि बंदर चढ़ा, कितना चढ़ा, 6 मीटर चढ़ गया। यहाँ से 6 मीटर चढ़ गया कितने मिनट में, 1 मिनट में। ये बोला गया है क्वेश्चन में कि पहले मिनट में कितना मीटर चढ़ गया, 6 मीटर चढ़ गया। जैसे ही वो अगले दूसरे मिनट में गया, जैसे ही दूसरे मिनट में जाता है तो ये 2 मीटर क्या फिसल जाता है। दूसरे मिनट में क्या हो जाता है, 2 मीटर फिसल जाता है, 2 मीटर नीचे जाता है। तो उसने 2 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर की, ऐसे बता दो। तो 2 फिसल गया तो बची कितनी अपने पास, 4 मीटर की। तो 2 मिनट में कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अगर ये समझ में आया तो मुझे से बता दो, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, 40 मीटर की। क्योंकि मुझे कवर कितना कराना है, 46 मीटर की। क्योंकि अगर मैं 11 से गुणा करूंगा तो देखो पहले 10 से करना पड़ेगा। देखो समझते जाओ, अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने हो जाएगा मेरे पास, 40 मीटर। और ये इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 मिनट में मैं ऐसे बोलूंगा कि 20 मिनट में उसने कितने डिस्टेंस कवर कर ली, 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो मैं बोलूंगा यहां तक इसने 40 मीटर हो गया। कितने हो गया, 40 मीटर हो गया। और कितने मिनट में, 20 मिनट में। अगर अगले मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में वो कितना जा रहा है, आप लोगों को पता है 1 मिनट में कितने जा रहा है, 6 मीटर। तो 6 मीटर मतलब टोटल 46 हो जाएगी, तो यहाँ पर पूरा पहुंच जाएगा ना। तो 1 मिनट मतलब 21वें मिनट में वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर शीर्ष पे पहुंच जाएगा। तो शीर्ष में पहुंचने के बाद वापस थोड़ी आएगा 2 मिनट। तो अपन को शीर्ष में ही पहुंचाना है। तो 21वें मिनट में क्या कर लेगा, वो पूरे 46 मिनट की क्या कर लेगा, 46 मीटर की क्या कर लेगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कौन कौन से मिनट में, 21वें मिनट में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हो गया एक तरह का। देखो एक्स भाग वाई अपन को दे रखा है कितना, 2/3। अगर अपन को इसकी वैल्यू बतानी है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की। देखो पहले अपन को एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर हो गया 4:3। लेकिन अभी इसका अपोजिट चाहिए। यहाँ से अगर अपोजिट करते हैं इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। 9/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो बुझाओ वाले एक समभुज में विकर्णों की संख्या बताओ। तो विकर्णों की संख्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या का क्या होता है, n-3 और डिवाइड करता है 2। एन की वैल्यू कितनी है, 5 बुझा। तो 5 और 5 - 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, डायगोनल 5।
कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। देखो 19 में टाइम एंड वर्क का अच्छा सवाल है। देखो क्या बोला गया है, दो पुरुष और सात महिलाएं। मैंने बताया था जब भी और आएगा तो यहाँ पे क्या लगेंगे अपने प्लस। तो यहाँ से मैं लिखता जाता हूँ साथ के साथ कि दो मेन प्लस सात महिलाएं। तो सात महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती है? 7 दिन में करती है। फिर क्या बोला गया, देखो सात महिलाएं, मैं बोला कि सात महिलाएं उसी कार्य को मतलब एक कार्य को 8 दिन में करती है। अगर मैं इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब भी क्या आएगा? टोटल वर्क, क्योंकि एफिशिएंसी टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। और ये भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? टोटल वर्क आएगा। तो इन दोनों के टोटल वर्क से करके इन दोनों क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ मेन और वुमेन की। तो दो मेन और सात वुमेन एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। आप एमडीएस से भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो कि दो मेन और सात वुमेन एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना कार्य कर लेंगे? और जो सात महिलाएं हैं, वो भी अगर 8 दिन में कार्य करती है तो ये भी टोटल वर्क कार्य को बराबर कर लेते, तो ये भी टोटल वर्क निकला, ये भी टोटल वर्क निकला। तो दोनों को क्या कर देंगे अपन? बराबर कर देंगे। यहाँ से अपन मेन और वुमेन की क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो मेन और वुमेन की क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है? 7 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14। क्या हो गया? 14 मेन, 14 मेन, कोई कितना हो गया? 49 वुमेन। ये कितना हो गया? देखो 7 8 56 और वुमेन हो गया। तो यहाँ पर मेन हो जाएगा, मेन को एक तरफ रख लेंगे। और 56 में से 49 गया तो अपने पास कितना हो गया? 7 वुमेन। तो मैन एंड वुमेन, तो 7 से कितना चलाएगा? 2 टाइम। तो 1:2, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं सबसे पहले। टोटल वर्क देखो, या तो इसमें मेन का रख दो और वुमेन का रख दो, दोनों को इससे गुणा कर दो तब भी टोटल वर्क आएगा, या इसमें रख दो तब भी टोटल वर्क आएगा। तो मैं लिख दूंगा 7 और वुमेन की कितनी है? 2, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। तो ये अपने पास आ गया टोटल वर्क। अब क्या बोला गया, देखो एक कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए चार महिलाओं के साथ कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखो इस कार्य को 7 × 2 × 8 को, इस कार्य को अगर चार महिलाएं करें और अक्स पुरुष करें, मतलब अपन को नहीं पता पुरुषों की संख्या कितनी है, तो मैं बोलूंगी अक्स पुरुष कर रहा है। तो अगर चार महिलाएं और अक्स पुरुष मिलकर करते हैं इस कार्य को तो कितने दिन में कर लेते हैं? टोटल 8 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे पता है वुमेन की एफिशिएंसी पता है कितनी है? 2 है। तो यहाँ से मैं 2 रख देता हूँ। 7 × 2 × 8। और वुमेन की एफिशिएंसी मैंने कितना दी? 4 × 2। और मेन की एफिशिएंसी एक है, तो एक को अक्स से गुणा करूंगा तो कितना हो गया? अपने पास अक्स हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा? 8। देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास कितना देखो बचेगा? 14। 14 बराबर कितना हो गया? 8 + एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6। देखो चार महिलाओं के साथ कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी अपने को 8 दिन में करने के लिए? 6 पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो एक छड़ की लंबाई उसके परछाई की लंबाई का अनुपात दे रखा है, परछाई और लंबाई का अनुपात दे रखा है अपन को 3:1। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, तो यहां से मुझे जो बता दो, एक छड़ की लंबाई ये है और उसकी परछाई ये बन रही है। तो एक छड़ की लंबाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात, तो छड़ की लंबाई तो अपन को दे रखा है √3 और उसकी परछाई का रेशियो कितना दे रखा है? 1। तो मैंने यही बताया था आप लोगों को, क्या बताया था? तो देखो √3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। और 30 के सामने वाला एंगल होता है वो कितना, रेशियो किसका होता है? 1 का। तो अपन को उन्नयन कौन चाहिए? इसका। सूर्य का उन्नयन कोण यही बनेगा, तो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का कोण। ऑप्शन नंबर सी। इजी था, 1 सेकंड का सवाल था। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 21 पर। देखो 21 में क्या बोला गया है कि मैदान के चारों ओर दौड़ने वाले 6 व्यक्ति हैं, जिसमें 6 मिनट, 10 मिनट, 12, 18, 30 और 40 मिनट को एक चक्कर पूरा करते हैं। अगर वे एक ही समय में दौड़ना शुरू करते हैं तो वह पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो जब भी पहली बार मिलेंगे तो इन तीनों जो भी ये डाटा दिए हुए हैं, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, इनके क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 360 मिनट आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने को? हावर में दे रखा है। तो इसमें घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा तो अपने पास कितना आएगा? 6 घंटे। कितना आ जाएगा? 6 घंटे बाद में ये क्या करेंगे, अगर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो ये 6 घंटे बाद में वापस मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 22 पर। देखो दिल्ली से पटना की बात कर रहे हैं, उनकी बीच की दूरी, यहाँ मैं लिखता हूँ दिल्ली और यहाँ लिखता हूँ मैं पटना। इनकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपन को? 360 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दे रखा है कि एक दिल्ली से शुरू होती है और पटना की ओर जाने वाले की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है अपन को? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक अन्य ट्रेन है दिल्ली से दिल्ली की ओर जाने वाली, उसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है अपन को? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोले एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेगी, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। डिस्टेंस अपन को कितनी दे रखी है? 360। रिलेटिव स्पीड निकालनी है जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। देखो ये चीज याद रखना कि जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस कर देते हैं।
और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो देखो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगी। देखो 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा यहाँ से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम तो निकालना है, तो टाइम निकालना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन इस रिलेटिव स्पीड या स्पीड बोल दो। डिस्टेंस कितना है अपने पास 360, तो स्पीड कितना है 120। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 से कितना हो जाएगा 3 टाइम। 12 से कितना हो जाएगा अपने पास 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा ये 3 आवर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको पहले बेसिक समझाना, और बेसिक्स होने के बाद एक ट्रिक बता दूंगा, उसको डायरेक्ट करने से 1 सेकंड में भी हो जाएगा ये। यदि ए अकेले कार्य करता है तो उसे ए और बी के साथ एक साथ कार्य की तुलना में कितना अधिक लगता है, 4 अतिरिक्त अधिक दिन लगता है। और बी को परियोजना पूरा करने के लिए 16 अतिरिक्त दिन की आवश्यकता है। तो यदि वे एक के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के बजाय अकेले कार्य करते हैं, तो वे दोनों इस प्रकार कार्य करते हैं, तो इनको पूरा कितना दिन लगेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए एंड जो बी है, इनको द्वारा लिया गया समय बता दो टोटल। लिया गया लिया गया समय कितना लगेगा, अक्स लगेगा। ठीक है। अगर एक दिन का निकालूं, एक दिन में कितना का हो जाएगा टाइम इनका, ये हो जाएगा। अगर 4 अतिरिक्त दिन लग रहे हैं इसको ए को, तो इतना हो जाएगा। ठीक है। अगर बी का बताऊं, तो बी को कितना अतिरिक्त लग रहा है, 16 अतिरिक्त लग रहा है। तो दोनों का ये कितना हो गया, ए का हो गया बी का हो गया, ये कितना है दोनों का है, तो दोनों का टाइम एक दिन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो तरीका क्या है, यहाँ पर अपन ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऑप्शन से यह एक तरीका क्या है, इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व करें। बाकी इजी कौन सा रहेगा, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से मैं इसे बोलूँ कि ऑप्शन से आप रखो एक्स की वैल्यू 8। तो यहाँ से 8 रखता हूँ, तो 8 4 12 देखो। और यहाँ से कितना हो गया 12, और 16 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/8। तो अपन को 1/8 आना चाहिए। अगर 1/8 आएगा तो ये ऑप्शन सही है, तो देखो 24 हो जाएगा, 12 24, और कितना होगा 24 और ये कितना होगा 3/24। 3/24 मतलब कितना होता है 1/8। 1/8 बराबर 1/8 हो गया, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8। मतलब ये दोनों पूरा करने में कितना लेंगे, 8 दिन लगेंगे। बाकी इसको जो ट्रिक होती है वो कैसे करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ऐसे बोलो कि ए बी के साथ तुलना में करने में जो 4 अतिरिक्त दिन लगता है, और भी कितना दिन लगता है अतिरिक्त 16 दिन लगता है। तो इन दोनों को क्या ले लेंगे अपन, रूट 4 इंटू और 16 का रूट क्या ले लेंगे, डायरेक्ट रूट ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा देखो, 4 का रूट कितना होता है 2, 4 का रूट जो 16 का रूट होता है कितना होता है 4, कितना आ गया अपने पास 8 दिन। कितना आ गया दिन, 8 दिन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये लैंग्वेज होगी। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन देता है, तो अपन इसका क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया होगा अतिरिक्त दिन लगता है, इसका अतिरिक्त दिन इतना लगता है, तो उन दोनों का क्या ले लेंगे अपन, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 8 दिन आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोला गया, देखो ग्राफ एक शहर के तापमान परिवर्तन को डिग्री सेल्सियस में दर्शाता है। प्रतिशत में पूर्व महीने की तुलना में किस महीने में तापमान सबसे अधिक वृद्धि हुई। देखो मुझे ऐसे बता दो, फरवरी में कितना वृद्धि हो रही है यहाँ पर, फरवरी में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, और किस पर हो रही है 24 पर। परसेंटेज के लिए कर दूंगा 00, क्योंकि ये 12 हो जाएगा। तो 12 का जो 1/12 किसकी फ्रैक्शन वाली होती है, 8.33% की फ्रैक्शन वाली होती है। अपने फरवरी का चेक कर लिया, अब करो मार्च का। किसका करोगे, मार्च का। तो मार्च में कितना हो रहा है, देखो 26 से 31 में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। किस पर 26, और परसेंटेज के लिए 100। तो 500 में अगर 26 का भाग दोगे तो कितना आ गया अपने पास 19.23%। लास्ट ईयर करो अप्रैल में, लास्ट करो अप्रैल में। अप्रैल में कितनी हो रही है, 31 से 37 में कितने की वृद्धि हो रही है, 6 की। और 31 पर, और परसेंटेज के लिए 100। यहाँ से अगर भाग दोगे तो कितना हो गया अपने पास 19.37%। 19.37%। तो अप्रैल में ही दिख रहा है सबसे ज्यादा ही पूछा है, कौन सा दिख रहा है अप्रैल में, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो एक शहरी क्षेत्र में एक विशेष स्कूल में 18 वर्ष से कम आयु के 90% विद्यार्थियों के नामांकन होता है। कोविड के 19 के कारण स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, उस जिसमें 60% विद्यार्थी नियमित रूप से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कक्षा में भाग लेते हैं। 60% परसेंटेज में कितने हैं 60%। और ऑनलाइन जो नियमित भाग लेने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन कितने हैं 270। तो 18 वर्ष से कम आयु के कितने छात्र हैं, मतलब 90% की वैल्यू पूछा है। 60% की वैल्यू दे रखी है अपन को, 60% की वैल्यू दे रखी है कितनी 270, और 90% की वैल्यू पूछी थी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 270/60। और 90% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से दोनों तरफ किससे गुणा कर दूंगा मैं, 90 से गुणा कर दूंगा। 60/90। देखो यहाँ से कितना हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया 3 टाइम, और 2 से कैंसिल आउट करूंगा यहाँ से कितना होगा 40 टाइम। 3 से कितना हो गया 9 टाइम। 9 × 45 कितना हो जाएगा अपने पास 405। 9 × 45 कितना हो जाएगा अपने पास 405। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखो 26 में क्या बोला गया है, एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इसको बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन देखो इसको इजीली कैसे करेंगे एग्जाम में। साइन 72 प्लस कोस 18, किसी भी एक को अपन देखेंगे, इसको देखेंगे साइन 72 माइनस कोस 18। जैसो अब इस चीज को देखो, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो साइन 790 माइनस 18, 19 माइनस 18 और कोस 18 हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा कोस 18, ये क्या हो जाएगा कोस 18, और माइनस क्या हो जाएगा कोस 18। देखो कोस 18 ये क्या क्या बना देगा जीरो। तो जीरो किसी भी संख्या से गुणा करूँ तो आंसर क्या आएगा अपने पास जीरो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 27। देखो एक पाइप और बी पाइप, एक तो 20 घंटे में बढ़ता है, एक 30 घंटे में बढ़ता है, एक तीसरा पाइप है जो 60 घंटे में पूरी टैंक को खाली कर सकता है। अब ऐसे बोल रहा है कि सभी तीनों टाइम पाइपों को एक साथ खोल दे तो टंकी को कितने घंटे में भरा जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ ए कितने घंटे में बढ़ता है, 20 घंटे में बढ़ता है। और जो बी पाइप है वो कितने घंटे में बढ़ता है, 30 घंटे में बढ़ता है। तो और जो सी पाइप है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 60 घंटे में। खाली करने वाले के चिन्ह में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। सबसे पहले काम क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेना। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 60। इसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, 20 में अगर 60 से डिवाइड करता हूँ तो अपने पास कितना आएगा 3। यहाँ से करूंगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 1। अगर तीनों पाइपों को अपने एक साथ खोले ए प्लस बी प्लस सी, देखो तीन तो 5 भर देंगे लेकिन ये एक खाली कर देगा, तो अपने पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तीनों की 4। क्योंकि 3 और 2 5 ये तो भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। तो कितने मिनट में भर देंगे, 4 से डिवाइड करूंगा तो अपने पास कितना आएगा 15 घंटे। कितना आ जाएगा 15 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग। तो अपन पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रहा है अपने पास 97। फिर बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, इन्हीं दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई कितना दे रहा 37। तो इन संख्याओं को गुणनफल बताओ। सबसे पहले आप लोगों को संख्या निकालो, अगर इनको दो जोड़ते हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो गया देखो 4, और ये कितना हो गया, और कितना हो गया 134। ठीक है। अगर x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करते हो तो अपने पास कितना आएगा 67। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देखो 97 माइनस 67, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब इन दोनों संख्याओं में क्या चाहिए आपको, गुणनफल ही तो चाहिए, मतलब x और y चाहिए। तो 67 मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, तो 67 इंटू 30 अपने पास कितना आएगा 2010। कितना आएगा 2010। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो एक मोटर बोट जिसकी गति स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि बहाव की दिशा में 75 किलोमीटर जाती है तो 10 घंटे में वापस आती है, तो बहाव की गति बताओ। तो जो बोट की गति है, आप बता दो बोट की गति अपन ने दे रखी है क्वेश्चन में कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो नदी की गति बता दो यहाँ से, नदी की गति अपने पास है नहीं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर अनुप्राह है बहाव की दिशा में, मतलब बहाव की दिशा में मतलब क्या होता है अनुप्राह है। ठीक है। अनुप्राह, अनुप्रस्थ बोल सकते हैं, अनुप्राह बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ गति। अनुप्रस्थ गति कितनी हो जाएगी x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। बहाव की दिशा में जा रहा है। तो अगर उसमें टाइम चाहिए, अगर मुझे इसको टाइम चाहिए, इसका टाइम चाहिए बहाव की दिशा में, तो देखो डिस्टेंस अपने पास ये है और स्पीड अपने पास ये है, तो ये टाइम आ जाएगा। अगर दूसरी बात करूं मैं ऊर्ध्वाधर, इसकी बात करूं ऊर्ध्वाधर मतलब विपरीत दिशा में। ठीक है। विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर बोलूं या विपरीत दिशा में बोल दो, यहाँ पर बोल देता हूँ विपरीत दिशा में। ठीक है। विपरीत दिशा में तो कितना हो जाएगा यहाँ से, जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास 20 - x। कितनी हो जाएगी 20 - x। तो यहाँ पर अगर मुझे टाइम चाहिए तो मेरे पास टाइम कितना है 75 अपॉन 20 - x, ये हो जाएगा ना। तो दोनों को टोटल टाइम कितना लगा 10 घंटे। अगर इन दोनों टाइम को जोड़ता हूँ मैं 75 प्लस x प्लस 20, और इसको जोड़ता हूँ 75 अपॉन 20 - x, तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगना चाहिए 10 घंटे लगना चाहिए। तो देखो एक तो तरीका यही मैंने पहले बताया था कि इन दोनों को क्या ले लो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अपना अक्स की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे और कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा है वो देख लेंगे। तो मैं बोलता हूँ अक्स की वैल्यू आप 10 पुट करके देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से कितना होगा देखो 75/30, 75/30, तो यहाँ कितना होगा 10 में करोगे तो कितना हो गया 75/10। तो ये 10 आना चाहिए। तो अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपने पास 7.5, तो 7.5 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा 10 घंटे ही तो आ रहा है। तो देखो अक्स की वैल्यू कितनी घंटे होनी चाहिए, बहाव की गति जो कि बहाव की गति मानी थी अपने 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, वो कितनी होनी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितनी होनी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये ऑप्शन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी अगर ऑप्शन से चेक नहीं करना चाहते तो केस कैसे करोगे, ये इसको माइनस से गुणा करोगे तो देखो x माइनस 20 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, फिर इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना, यही आ जाएगा, कौन सा आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में चलते हैं अपन। देखो इसमें क्या बोला गया है कि 23, 30 और 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि शेष संख्या क्या हो समानुपात में हो। ये इसमें बोला ऐसे है कि 23 अपॉन 30 है एक तो, और कौन सा दे रखा 57 अपॉन 78। अब इसे बोले इसमें कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, दोनों सम में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, इसमें भी इतनी और इसमें तो ये क्या हो जाए समान अनुपात में जाए। तो एक तो तरीका है कि इसको ऑप्शन से करो आप। ऑप्शन से कैसे करोगे कि मान लो कि मैंने 6 पुट करा है इसमें, 23 माइनस 6 अपॉन 30 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 57 माइनस 6, और कितना रख दूंगा 78 माइनस 6। तो यहाँ से 23 माइनस 6 कितना हो जाएगा अपने पास 17 अपॉन 24। तो यहाँ से कितना हो गया देखो 51, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ से 72। 3 से काटोगे तो यहाँ से कितना होगा देखो 17, और 3 से काटोगे तो कितना होगा 24। 17 अपॉन 24, 17 अपॉन 24। ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना 6। दूसरा तरीका क्या है, अगर ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं कराना चाहते देखो 23, 30, 57 और 78 ये दे रखा है। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपने पास 7, निकाल लिया इन दोनों का डिफरेंस। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यहाँ से निकालोगे तो कितना हो गया अपने पास 21, कितना आ जाएगा 21। अब आगे की स्टेप देखो, इस जो ये 21 है इसको तो पहली वाली संख्या से गुणा कर दो, किससे 23 इंटू 21 कर दो, 23 इंटू 21 कर दो। फिर जो ये 7 है इसको 57 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो 57 से, और माइनस कर दो 57 इंटू 7। अब देखो ये 7 और 21 का जो डिफरेंस है इससे डिवाइड कर दो, 7 एंड 21 का डिफरेंस से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 14। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे भी 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 7 कॉमन, क्योंकि 7 से काटूंगा यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 किससे कट जाएगा 7 21। अब इसको सोल्व कर लो, 23 इंटू 3 कितना होता है यहाँ पर 69, यहाँ से कितना हो गया 57, और यहाँ पे कितना हो गया 2। देखो यार 69 में से 57 में निकालूंगा तो कितना आ गया 12 है, 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 6। यहाँ से भी कितना आ रहा है 6, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 6, दोनों ऑप्शन से कौन कौन सा आ रहा है 6। तो आज की वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।